हमेशा ध्यान रखना कि अगर दो अलग अलग डाया के बार हो तो लैपिंग करने के लिए हमेशा कम डाया के बार को ही कंसीडर किया जाता है, बड़े डाया के बार को नहीं। नेक्स्ट, दो बार की जब आप लैपिंग करते हैं तो आपके बार हमेशा टिल्ट यानी कि थोड़े तिरछे बैंड होने चाहिए, प्लेन बार से लैपिंग नहीं की जाती। और नंबर 38, बार टिल्ट करने की लिमिट 75 mm या 60, 6 टाइम्स डाई ऑफ बार ही होनी चाहिए, इससे कम या ज्यादा नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट, डोल बार। हमेशा याद रखना कि डोल बार के लिए मिनिमम बार डाया 12 mm से कम नहीं होना चाहिए। और डोल बार क्या होता है इसके ऊपर मैंने डिटेल में ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट, हम कंक्रीट में सिर्फ स्टील बार ही क्यों प्रोवाइड करते हैं? तो हमेशा ध्यान रखना फ्रेंड्स कि कंक्रीट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ तो बहुत अच्छी होती है पर इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत कम होती है, और स्टील की टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत अच्छी होती है। तो कंक्रीट में इस टेंसाइल स्ट्रेंथ की कमी को पूरा करने के लिए ही हम कंक्रीट में स्टील बार प्रोवाइड करते हैं। ओके फ्रेंड्स। 41, बाइंडिंग वायर। बाइंडिंग वायर क्या होती है? तो जिस 1 या 1.5 mm थिकनेस की वायर से हम दो स्टील बार्स को एक साथ टाई करते हैं हर इंटरसेक्शन पर, उसे हम बाइंडिंग वायर कहते हैं। 42, रीइंफोर्समेंट स्टील बार। हमेशा ध्यान रखना कि स्टील रीइंफोर्समेंट को ही रिबार्स के नाम से भी प्रोनाउंस किया जाता है, जिसे हम कंक्रीट में प्रोवाइड करते हैं आरसीसी स्ट्रक्चर की टेंसाइल स्ट्रेंथ के लिए। नेक्स्ट, दो इंपॉर्टेंट आईएस कोड, इन्हें आप हमेशा याद रखें। पहला IS 1786 रीइंफोर्समेंट स्टील HYSD रिबार्स का कोड, जो हमें स्टील रीइंफोर्समेंट की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज की इंफॉर्मेशन देता है। और सेकंड IS 2502 स्टील बार रीइंफोर्समेंट के BBS का कोड, जो हमें बताता है कि हमें स्टील बार को कैसे बेंड करना है और फिक्स करना है। नेक्स्ट, परसेंटेज ऑफ स्टील इन स्ट्रक्चरल मेंबर, कि डिफरेंट स्ट्रक्चरल मेंबर में स्टील की परसेंटेज क्या रहती है। नंबर 1, फुटिंग। फुटिंग में स्टील हमेशा कंक्रीट वॉल्यूम का 0.8% होता है, कॉलम में कंक्रीट वॉल्यूम का 2.5%, बीम में कंक्रीट वॉल्यूम का 2% और स्लैब में कंक्रीट वॉल्यूम का 1% स्टील रहता है। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू थंब रूल, स्लैब, बीम, कॉलम और फुटिंग में कितना स्टील रिक्वायर्ड होता है पर स्क्वायर फीट एरिया में? तो रेजिडेंशियल बिल्डिंग में 4.5 kg से 4.75 kg पर स्क्वायर फीट तक स्टील रिक्वायर्ड होता है, और कमर्शियल बिल्डिंग में 5 kg से 5.5 kg तक पर स्क्वायर फीट में स्टील रिक्वायर्ड होता है। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू एरिया मैक्सिमम रीइंफोर्समेंट कितना होना चाहिए? तो बीम और स्लैब में तो टोटल ग्रोस एरिया का मैक्सिमम 4% स्टील होना चाहिए, और कॉलम में ग्रोस एरिया का मैक्सिमम 6% स्टील होना चाहिए। यह बात भी आप हमेशा ध्यान रखना। नेक्स्ट, आपको यह ध्यान रखना है कि आपके स्टील रीइंफोर्समेंट की स्ट्रेंथ कभी भी आपकी डेजिग्नेटेड स्ट्रेंथ की 15% से कम नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट, स्टील में कार्बन की परसेंटेज क्या रहती है? तो स्टील में हमेशा कार्बन 0.23% तक होता है। यह बात भी आप हमेशा ध्यान रखें, जो इंटरव्यू में भी अक्सर पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट, प्लेसिंग ऑफ फर्स्ट बीम स्टीरअप्स। हमेशा ध्यान रखना कि बीम में फर्स्ट स्टीरअप्स हमेशा सपोर्ट के 2 इंच के अंदर ही होनी चाहिए। 50, नंबर ऑफ स्टीरअप्स कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है क्लियर स्पैन डिवाइड बाय सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग प्लस 1। 51, फुटिंग में कॉलम की मेन रोड का एल कम से कम 300 mm बैंड होना चाहिए, ये वाला एल बैंड। 52, रीइंफोर्समेंट वही यूज करनी चाहिए जो लूज, रस्ट, कोरोजन और ऑयल वगैरह से फ्री हो। 53, कैंटिलीवर में मेन स्टील बार की एंकरेज लेंथ 69D होती है। 54, अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड कोड 456/2000 स्लैब में स्टील बार का मैक्सिमम डायमीटर स्लैब थिकनेस के 1/8 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 55, स्लैब में मेन बार्स के लिए मिनिमम डाया HYSD बार के लिए 8 mm और प्लेन बार के लिए 10 mm से कम नहीं होना चाहिए। 56, स्लैब में डिस्ट्रीब्यूशन बार का डाया 8 mm और स्लैब की थिकनेस के 1/8 से कम नहीं होना चाहिए। 57, M20 कंक्रीट के लिए लैप लेंथ होती है कॉलम में 45D, बीम में 60D और स्लैब में 60D, यह भी आप हमेशा ध्यान रखें। 58, बार्स की लैपिंग हमेशा सपोर्ट्स के एंड पर प्रोवाइड करनी चाहिए। 59, लैपिंग जोन में लैपिंग में स्पेस कम रखना है, यानी ये क्लोजली स्पेस्ड होनी चाहिए। 60, हमेशा ध्यान रखें कि बीम की मिडल थर्ड पोजीशन में ही लैपिंग होनी चाहिए। 61, हमेशा ध्यान रखें कि कभी भी बीम और कॉलम के सेंटर में लैपिंग नहीं प्रोवाइड की जाती। 62, बीम में बार की लैपिंग अल्टरनेट होनी चाहिए। 63, अकॉर्डिंग टू IS कोड 456/2000 लैपिंग लेंथ कभी भी 75 mm से कम नहीं होनी चाहिए। 64, मैक्सिमम लैपिंग इन ए जोन, एक जोन में कभी भी 50% से ज्यादा बार लैपिंग नहीं होनी चाहिए, और किसी भी आरसीसी स्ट्रक्चर में 50% से ज्यादा लैपिंग जोन नहीं होने चाहिए। 65, लैपिंग इन टेंशन जोन, टेंशन जोन में कभी भी आपको लैपिंग नहीं देनी चाहिए। 66, लैपिंग इन कंप्रेशन जोन, कंप्रेशन जोन के लिए हमेशा लैपिंग 50D होती है। 67, लैपिंग अलाउड, 36 mm से ज्यादा बार ऐसे लैपिंग अलाउड नहीं होती। 68, बेंट अप बार्स, स्लैब और बीम के सपोर्ट्स के पास
हमेशा बेंट अप बार्स प्रोवाइड करने चाहिए, ये वाले। 69, बीम और कॉलम्स में टाइज और स्टीरप्स क्यों प्रोवाइड की जाती हैं? तो बीम और कॉलम में टाइज और स्टीरप्स प्रोवाइड की जाती हैं लॉन्गिट्यूडनल बार्स को अपनी पोजीशन पर होल्ड रखने और शियर फोर्स को रेजिस्ट करने के लिए। तो इस बात का भी आप हमेशा ध्यान रखें। 70, स्टीरप्स हुक लेंथ, ये वाली लेंथ। एक साइड के लिए स्टीरप्स में हुक की लेंथ कभी भी 9D से कम नहीं होनी चाहिए, जिसमें D होता है डाई ऑफ बार। 71, हुक्स एंगल ऑफ स्टीरप। स्टीरप्स में हुक का एंगल 135 डिग्री होता है, इससे कम नहीं होना चाहिए। 72, बेंड फॉर वर्टिकल बार ऑफ कॉलम। हमेशा याद रखें कि कॉलम के वर्टिकल बार्स को ही लॉन्गिट्यूडनल बार्स कहा जाता है और लॉन्गिट्यूडनल बार्स हमेशा 90 डिग्री पर बेंड होना चाहिए और यह बेंडिंग लेंथ कभी भी 18 इंच और 1.5 फीट से कम नहीं होनी चाहिए, ये वाली लेंथ। 73, कैंटिलीवर बीम। यह कैंटिलीवर बीम क्या होता है? हमेशा याद रखें कि जिस बीम का एक एंड फिक्स होता है और दूसरा एंड फ्री होता है उसे हम कैंटिलीवर बीम कहते हैं। 74, सिंपली सपोर्टेड बीम क्या होता है? तो जिस बीम के दोनों एंड सपोर्ट से फिक्स रहते हैं उसे सिंपली सपोर्टेड बीम कहा जाता है। और नंबर 75, टाइप्स ऑफ स्लैब, जिसमें पहली है वन वे स्लैब। वन वे स्लैब में लॉन्गर स्पैन का रेशो शॉर्टर स्पैन के रेशो से या तो इक्वल होता है या ग्रेटर देन 2, जिसकी स्पैन की डायरेक्शन सिर्फ एक साइड ही होती है। और सेकंड है टू वे स्लैब, और टू वे स्लैब में लॉन्गर स्पैन का रेशो शॉर्टर स्पैन के रेशो से या तो कम होता है या लेस देन 2। इस स्लैब की स्पैन दोनों डायरेक्शन में होती है। ओके फ्रेंड्स, तो ये है स्टील रिइंफोर्समेंट के